हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम रैंकर्स। मैं डॉक्टर नेहा कैम रैंकर पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी लिविंग सिस्टम जो होता है वो खुद ग्रो करता है, सस्टेन करता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। लेकिन ये जो लिविंग सिस्टम जो होता है वो नॉन लिविंग कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। जैसे अगर हम बात करें कि किस तरीके से एक एग से आपका बन जाता है एक चाइल्ड, एक बेबी, ठीक है, तो उसमें जो भी प्रोसेसेस होती है वो तो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रही होती हैं उसकी डिटेल स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री में, राइट। अब ये जो बायोकेमिस्ट्री में या जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे आप इस चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स में। जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, हम जो भी फूड इनटेक करते हैं उससे एनर्जी किस तरीके से रिप्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या है, हम एज ए कार्बोहाइड्रेट उनको खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब हमारा जो लिविंग सिस्टम है ये काफ़ी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से मिलके बना है। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात कर लें तो प्रोटीन्स हमारे हेयर प्रोटीन्स हो गए और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है बॉडी में। उसके अलावा आप देखेंगे कि पेरेंट्स के जो करेक्टर्स होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उसका कारण होता है डीएनए। तो यहाँ पे आप न्यूक्लिक एसिड्स भी देखेंगे। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग सिस्टम्स में होती हैं उनमें इन्वॉल्व होने वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, उनकी स्टडी करेंगे आप इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अलावा कुछ सिंपल मॉलिक्यूल भी जैसे विटामिन, मिनरल, ये सब भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली जो है वो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम कुछ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा आपका केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, एटसेट्रा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब उसका हाइड्रेशन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बना हुआ है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इस टाइप से। जैसे अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो वो होगा आपका ये एक्स कार्बन और बाई H2O, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब कार्बन का हाइड्रेशन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ये है आपका C6H12O6, तो इसको आप इस फॉर्मूले में इजीली फिट कर सकते हैं कि आपका 6 हो गए कार्बन और 6 हो गए आपके H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो जनरल फॉर्मूला है आपका CXH2OY, ये जो जनरल फॉर्मूला है ये हमेशा ही फॉलो करेंगे। जैसे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ये जो है इस फॉर्मूले में इजीली फिट हो जाता है, लेकिन ये तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं। उसके अलावा ये जो है आपका रेमोज, ये एक कार्बोहाइड्रेट है पर ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं होता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला CXH2OY, ये काफ़ी ज़्यादा यूजुअली जो है वो फॉलो कर लेता है, लेकिन कभी कभी इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। जनरल फॉर्मूला आपका CXH2OY, ये हो गया। उसके अलावा अगर हम केमिकली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस करके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को जनरेट कर सकते हैं, उनको भी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब ये जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये टेस्ट में मीठे होते हैं, इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं शुगर्स, ठीक है। अब शुगर्स में क्या हुआ, जैसे हम नॉर्मल बात करें तो आपका जो ये चीनी जो हम खाते हैं वो क्या है, आपका सुक्रोज है, मीठी होती है, और वो क्या है आपका, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, शुगर। ऐसे मिल्क में भी एक शुगर पाई जाती है जिसे बोलते हैं लैक्टोज, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मिल्क शुगर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये टेस्ट में मीठे होते हैं तो इनको
सुगर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको जनरली सैकराइड्स भी बोल देते हैं, क्योंकि सैकराइड्स का मतलब होता है, सैकराइड्स ग्रीक टर्म से लिया गया है, इसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके कार्बोहाइड्रेट की बात। अब हम देखते हैं उनका क्लासिफिकेशन कि कार्बोहाइड्रेट को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो इसमें 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो मोनोसैकराइड्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, मतलब मोनोसैकराइड्स वो आपके कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स होंगे जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गए आपके मोनोसैकराइड्स। आपका अप्रोक्सीमेट 20 मोनोसैकराइड्स जो हैं वो अभी तक जो है वो नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में आपको मिल जाएंगे, जिसमें कॉमन क्या होंगे आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एट्सेट्रा। ये आपके कॉमन मोनोसैकराइड्स होंगे जो नेचर में अप्रॉक्सीमेट 20 मोनोसैकराइड्स अवेलेबल हैं बाय इन नेचर, ठीक है। और इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। दूसरी कैटेगरी थी आपकी ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स में क्या होता है, ये 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकराइड्स से मिलके बने होते हैं। ऐसे ये सैकराइड्स होते हैं जिनमें 2 से लेके 10 तक 2 to 10 मोनोसैकराइड्स की यूनिट्स होती हैं। तो इनको क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करके मोनोसैकराइड्स को ऑब्टेन किया जाता है। मतलब अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको मोनोसैकराइड्स मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल को ले लें, अगर हम एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल को लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देगा और एक देगा आपको फ्रक्टोज। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज मतलब क्या है आपका, इसमें 2 मोनोसैकराइड्स थे, तो 2 मोनोसैकराइड्स होने का मतलब है ये आपका डाइसैकराइड था, ठीक है। तो जब आपने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की तो इसने आपको एक दे दिया ग्लूकोज, एक दे दिया फ्रक्टोज। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे बात करें माल्टोज की, माल्टोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑब्टेन होते हैं। तो इसमें भी 2 मोनोसैकराइड्स हैं, तो ये भी आपका क्या है, डाइसैकराइड्स है। तो ओलिगोसैकराइड्स जो होते हैं इसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 मोनोसैकराइड्स हैं तो उसे डाइसैकराइड बोलेंगे, 3 मोनोसैकराइड्स हैं ट्राइसैकराइड्स बोलेंगे, 4 है टेट्रासैकराइड्स बोलते हैं। तो इस टाइप से कितना नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से डाई, ट्राई, टेट्रा इसमें लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स की। पॉली माने मैनी, ठीक है। तो अब 2 से लेके 10 तक की बात नहीं हो रही है, पॉली मतलब मैनी, बहुत ज़्यादा की बात हो रही है। तो जब भी काफ़ी 2 से लेके 10 तक तो आपका ओलिगोसैकराइड्स हो गया, उससे ज़्यादा अगर आपकी आपकी मोनोसैकराइड्स के यूनिट जो हैं वो कंबाइन होके अगर सैकराइड्स का फॉर्मेशन करती हैं तो वो आपका आ जाता है पॉलीसैकराइड्स की कैटेगरी में। इसमें आपको देखने को मिलेगा स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सारे ऑप्शन आपके रहेंगे पॉलीसैकराइड्स के, ठीक है। तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने आपको बताया कि इनको कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी बोलते हैं, और शुगर्स क्योंकि इनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, तो इनको शुगर्स भी बोलते हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरी हो गई, एक हो गई रिड्यूसिंग शुगर, एक हो गई नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ये आगे हम देखेंगे कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है और कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। नाउ अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ये उसकी समरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मोनोसैकराइड्स इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते फर्दर, 20 होते हैं नेचुरली अकरिंग, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा, ठीक है। और ये जो आपके एल्डोज या कीटोज जो शुगर्स हैं ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग हो सकती हैं। तो जितने भी ऑल एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर, केवल आप सुक्रोज को छोड़ देंगे, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, आप इसकी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओलिगोसैकराइड्स की समरी क्या थी कि ये डाई, ट्राई, टेट्रा इस टाइप से नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स के बेसिस पे इनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, जैसे डाइसैकराइड्स में आपने देखा था सुक्रोज की अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोनोसैकराइड्स मिल जाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज की करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे, तो ये आपके डाइसैकराइड्स थे। पॉलीसैकराइड्स में मैंने आपको बताया जैसे आपका सेलुलोज, स्टार्च, इसमें क्या है ज़्यादा मोनोसैकराइड्स यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब नॉमेनक्लेचर पे एक बार क्वेश्चन आया है,
इसलिए इसको देख लेते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया है, जी में क्वेश्चन आया था 2021 में। उसमें आपको दे दिया था कि फ्रक्टोज का नाम क्या है। तो अगर आपको ये पता होगा कि किस तरीके से नाम लिखा जाता है तो आप बता देंगे कि उसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए 3 चीज़ें आएंगी इसमें। पहला तो आएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आपके 2 पॉसिबिलिटी हैं, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। जैसे अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे अभी आके, तो ग्लूकोज में प्रेजेंट है एल्डिहाइड। ठीक है, तो जहाँ पे भी एल्डिहाइड होगा वहाँ पे लगाएंगे आप एल्डो। ठीक है, फ्रक्टोज की बात करेंगे, फ्रक्टोज में होगा कीटो ग्रुप, तो जहाँ पे भी कीटो होगा, कीटो ग्रुप होगा, वहाँ लगाएंगे आप कीटो। तो ये तो हो गई जस्ट पहले की बात। फिर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। जितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होगा, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस टाइप से पेंट, हेक्स, हेप्ट जो आता था नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे वो आ जाएगा। लास्ट में आएगा ओएसई। ओएसई ओज आएगा फॉर शुगर, क्योंकि ये जो भी आप नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ रहे हैं, मतलब शुगर्स का पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, ओएसई भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अब तीनों को कंबाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला लेते हैं जिसमें 3 कार्बन्स हैं, और 3 कार्बन्स के साथ साथ अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे बोल देंगे एल्डो ट्राइओज। अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप है तो उसे बोलेंगे कीटो ट्राइओज। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं फ्रक्टोज का क्वेश्चन आया था 2021 आया था जी में। ठीक है, उसमें फ्रक्टोज का पूछा था। अब फ्रक्टोज में हमको एक चीज़ पता है, आगे आपको भी पता चल जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं इसमें 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं 6 और फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें कीटोन। ठीक है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप आएगा मतलब कीटो, तो ये कीटो वाली कैटेगरी में होगा। 6 कार्बन है मतलब हेक्स आएगा, तो कीटो हेक्स और ओएसई मतलब कीटो हेक्सोज जो है वो इसका ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, अभी आगे आप इसका क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। हम सबसे पहले मोनोसैकेराइड उठाते हैं जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज की, फिर बात करेंगे फ्रक्टोज की। ठीक है, तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो है वो नेचुरली अक्रिंग में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज को बनाना ही पड़ेगा, ग्लूकोज नेचुरली भी अवेलेबल होता है। देखिए ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसके ब्रेकडाउन से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है, इसलिए हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो धीमे धीमे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है या फिर उनमें ग्लूकोज प्रेजेंट ही होता है। जैसे बहुत सारी मीठी चीज़ें जो जैसे मीठे फ्रूट्स जो होते हैं या फिर जो शहद होता है, इनमें ग्लूकोज प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका नेचुरली जो अवेलेबल होता है ग्लूकोज, वो तो या तो मीठे फल या फिर आपका हनी। उसके अलावा जो राइप ग्रेप्स होते हैं इनमें ग्लूकोज काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब ये तो हो गया कि नेचुरली ग्लूकोज कैसे होता है। अगर मान लीजिए ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है, बनाना है, तो उसका क्या तरीका होगा। ग्लूकोज को बनाया जा सकता है फ्रॉम केन शुगर, मतलब जो गन्ने का रस वगैरह होता है, जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज होता है, और इस सुक्रोज से क्या किया जाएगा, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी जाएगी। ये सुक्रोज आपका C12H22O11। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा, 2 मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन होगा, इसलिए सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है। और इसमें एक मोनोसैकेराइड होगा आपका ग्लूकोज, ठीक है, और एक होगा आपका फ्रक्टोज। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका फ्रॉम द सुक्रोज मतलब कैन शुगर। दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से भी इसको बनाया जा सकता है, कैसे। Commercially, glucose is obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4। कॉमर्शियली जो ग्लूकोज को है वो स्टार्च से ही बनाया जाता है, उसको क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस की जाती है बाई बॉइलिंग विथ डाइल्यूट H2SO4। मतलब इसमें भी आपका डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन है और ये भी आपकी हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका स्टार्च या फिर सेलुलोज जो भी है उसकी आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वो भी बॉइलिंग के साथ, तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, CHO ग्रुप मिलेगा। CHO ग्रुप के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको एल्डो लगाना है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स आपको 6 मिलेंगे, मतलब हेक्स आ जाएगा, और OSE तो लगेगा ही क्योंकि शुगर है, तो इसका नाम क्या होगा, एल्डो हेक्सोज इसका नाम होगा। ठीक है, इसे डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, किसको, ग्लूकोज को, जिसका आपका नाम अभी क्या है, एल्डोहेक्सोज, और इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। नाउ तो ये तो हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट्स की बात। उसके अलावा कुछ लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जिनमें आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। ठीक है, ये नेचुरली इनका काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है,
इस पे अर्थ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। अब जब ग्लूकोज आइडेंटिफाई हो गया था कि हाँ भाई ये ग्लूकोज है और इसमें पाया जाता है, अब ग्लूकोज का क्या किया गया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए आपने जो भी ग्लूकोज था उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये पता था कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मतलब इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये 3 पता था। अब उसके बाद कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, ये सब पता करके परसेंटेज निकाल के उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऑब्टेन कर लिया गया C6H12O6। ये तो आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, किस टाइप से ये स्ट्रक्चर रहा होगा। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उसमें क्या हुआ कि ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, जब इसको HI के साथ इसको हीट किया गया तो इसने एन हेक्सेन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। एन हेक्सेन मतलब ये एक टाइप का लीनियर है, ठीक है, और इसमें 6 हैं कार्बन। तो एक तो 6 कार्बन आपका था ही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी आपको पता चल गया था कि इसमें 6 कार्बन है। लेकिन एन हेक्सेन मिलने का मतलब है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इसने क्या बताया कि ये जो आपका इसका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा होगा उसमें एक स्ट्रेट चेन है जिसमें ऑल 6 आपके जो कार्बन है वो कनेक्ट हो रखे हैं। तो HI के साथ हीट करने पे उसने जब एन हेक्सेन दिया तो उसने क्या प्रूव किया कि इसमें जो कार्बन एटम्स हैं ऑल 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो बात है, ये क्वेश्चन भी आया है, आई थिंक जी में ही आया है ये क्वेश्चन। उन्होंने बस ये बोला था कि जब ग्लूकोज को आप HI के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ग्लूकोज को HI के साथ हीट करेंगे तो एन हेक्सेन बनेगा। उसमें ऑप्शन में एन हेक्सेन के साथ साथ 1 हेक्सीन भी दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। और इसने क्या प्रूव किया था कि ऑल 6 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन ए स्ट्रेट चेन। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि इसमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो उनकी टेस्टिंग के टाइम पे ये पाया गया कि ये जो ग्लूकोज है ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर लेता है। हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब NH2OH, ये NH2OH के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्साइम बना रहा है। अब ऑक्साइम बनाने का मतलब है कि इसने क्या कंफर्म किया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, आपका NH2OH के साथ ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर लेगा। दूसरा जस्टिफिकेशन के लिए जब HCN के साथ रिएक्ट कराया गया तो इसमें HCN का एडिशन हो गया। तो HCN का एडिशन ने भी ये प्रूव कर दिया कि इसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप में तो आपका एल्डिहाइड भी आ सकता है और आपका कीटोन भी आ सकता है। अब उन दोनों में से कौन सा ग्रुप है उसके लिए आगे और एक्सपेरिमेंट्स किए गए। फिर क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है ये क्या कर रहा था, गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसने क्या किया, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन किया गया तो इसने ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। इसने क्या किया, ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। अब हमको ये पता चल गया था कि ये इसमें ऑल 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इस टाइप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। अब जब इसका ऑक्सीडेशन किया गया तो क्या हुआ कि आपका ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और ग्लूकोनिक एसिड में क्या था कि केवल एक मतलब केवल एक ही COOH एसिडिक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसने प्रूव किया कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ना कि कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जो इसने एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके कीटोन एसिडिक ग्रुप बना दिया, उसने प्रूव किया कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब उसके बाद क्या हुआ, एल्डिहाइडिक ग्रुप का कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद आगे और क्या पॉसिबिलिटी है, तो जब इसका रिएक्शन कराया गया एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, जब भी इसका एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा गया तो इसने पेंटा एसिटेट दे दिया। पेंटा एसिटेट देने का मतलब क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड में इसमें आपका ये रहा है OCOCH3 ग्रुप, ठीक है। और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH ग्रुप के साथ। ये OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, CH3COO। ये है आपका जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को ये आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो और 2 मॉलिक्यूल को क्या करो आप कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, मतलब उसका हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर दो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो है, अब ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये जब आपका अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, OH फॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बना लेगा इस टाइप से, मतलब उसका OH और इसका ये ग्रुप जो है वो बाहर हो जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि OH है, ऑक्सीजन का लॉन पेयर अटैक करेगा और इस टाइप से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, मतलब केवल ये एसिटेट आइन जो है वो इसमें जुड़ेगा। तो इसने पेंटा एसिटेट दिया, पेंटा एसिटेट मतलब 5 मतलब इसमें 5 OH प्रेजेंट हैं। तो ये कंफर्म हुआ यहाँ से कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे, इस वजह से इसने एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके हमको पेंटा एसिटेट दे दिया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पता चल चुका था कि क्या क्या प्रेजेंट है। अब एक लास्ट बात तो ये जो आ रही थी कि ये जो 5 OH हैं, क्या ये पाँचों OH सेम है या ये अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर OH ग्रुप की बात करें तो वो प्राइमरी OH भी हो सकता है, सेकेंडरी OH भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए क्या किया गया, इसका ऑक्सीडेशन का ही चेक किया गया कि अगर ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं कि ये सारे के सारे OH सेम हैं या फिर अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले ऑक्सीडेशन कराया था वो कराया था ब्रोमीन वाटर से। तो ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन कराया तो उस केस में केवल जो CHO ग्रुप था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, तो वो ऑक्सीडाइज होकर उसने एसिडिक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिया था। और ग्लूकोनिक एसिड, देखिए यहाँ पे केवल एक ही ग्रुप, केवल CHO ही ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया है। लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन कराया गया विद प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका जब ऑक्सीडेशन कराया गया तो इसने क्या किया कि एक तो आपका CHO ऑक्सीडाइज हुआ COH ग्रुप में, उसके अलावा एक OH और ऑक्सीडाइज हो गया COOH में, जिसका नाम था आपका सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसने प्रूव किया कि नहीं, पांचों OH ग्रुप एक जैसे नहीं है, कोई एक OH ग्रुप जो है जो सबसे नीचे है चेन में वो आपका क्या है, प्राइमरी है। तो इसने अब क्या प्रूव किया कि 1 डिग्री अल्कोहल आल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3। तो इसने क्या किया कि एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये सब पता करने के बाद जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें सबसे पहले HI के साथ इसको हीट किया गया, उसने बताया कि इसमें लीनियर चेन है। ठीक है, उसके बाद ऑक्साइम बनाया जब इसने NH2OH के साथ, उसने बताया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्ट किया गया, क्योंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने केवल और केवल CHO ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज किया। उसने बताया कि इसमें कार्बोनिल का CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराने पे इसने पेंटा एसिटेट दे दिया, मतलब इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब 5 OH ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, ये पता करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ऑक्सीडाइज कराया गया, तो ये कंफर्म हुआ कि इसमें 1 डिग्री OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर फिशर ने इसका ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया, जिसको अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, द एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ different OH group was given by Fisher after studying many other properties। फिशर ने क्या किया कि इसका ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये फिशर ने दिया था, उन्होंने ही प्रपोज किया है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और उसके बाद ये जो OH आपको दिख रहे हैं कि हाँ हमारे पास 5 OH हैं, जिसमें एक तो आपका प्राइमरी है उसको छोड़ दो, उसके अलावा आपके पास जो 4 OH हैं उनका अरेंजमेंट, उसका किस टाइप से अरेंजमेंट होगा वो दिया था आपके फिशर ने। ठीक है, तो फिशर ने द डिफरेंट OH ओरिएंटेशन गिवन बाय फिशर आफ्टर स्टडिंग सो मैनी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, जहाँ पे आपका ये जो OH है ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, इस टाइप से इसको आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ये फिशर ने प्रपोज किया। इन्होंने बोला कि इसको, ये ग्लूकोज है, ये उसका स्ट्रक्चर है, इसको जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा आपका ग्लूकोनिक एसिड, ये उसका स्ट्रक्चर है। और अगर आप HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा आपका सैक्रिक एसिड, जिसमें दोनों आपका जो ग्रुप होते हैं प्राइमरी अल्कोहल और CHO दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया है। आपका ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन और HNO3 के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ब्रोमीन वाटर आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो केवल CHO ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करेगा COH में। उसके अलावा आपका HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो CHO ग्रुप के साथ साथ 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो भी उन्होंने
आपको दिया। अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम किस टाइप से उन्होंने दिया। इसका नाम दिया करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। अब ये जो प्लस माइनस साइन है, जो भी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड राइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं डेस्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, उन्हें बोलते हैं डेस्ट्रो रोटेटरी। उनका नेचर होता है डेस्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपका ये जो ग्लूकोज था, ये भी सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था। ये भी क्या कर रहा था, प्लेन पोलराइज्ड राइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा था, मतलब ये आपका डेस्ट्रो रोटेटरी है। तो इसका मतलब इसको दे दिया क्या, प्लस। ठीक है, इसको भी प्लस मिल गया। अब इस ग्लूकोज का जो प्लस आइसोमर है, ग्लूकोज का जो प्लस आइसोमर है, उसको दिया गया क्या, डी। अब डी क्यों दिया गया वो हम आगे देखेंगे। तो इसका नाम क्या है, डी प्लस ग्लूकोज। डी क्योंकि ये प्लस है, प्लस ग्लूकोज है, और प्लस क्यों है, क्योंकि ये डेस्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका नेचर रिप्रेजेंट करेगा। अगर प्लस साइन लगाया मतलब वो डेस्ट्रो रोटेटरी है, माइनस साइन लगाया मतलब वो लीवो रोटेटरी है। ठीक है, डेस्ट्रो रोटेटरी मतलब प्लेन पोलराइज्ड राइट को राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज उसको रोटेट करा रहा है। लीवो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करा रहा है। ठीक है, और डी और एल क्या आएगा, डी फॉर प्लस आइसोमर। ठीक है, अब ये नॉमेनक्लेचर आया कहाँ से, ये नॉमेनक्लेचर आया ग्लिसरल्डिहाइड से। ग्लिसरल्डिहाइड का जो नॉमेनक्लेचर था उसमें क्या था कि वो ग्लिसरल्डिहाइड मतलब प्लस ग्लिसरल्डिहाइड जो था वो डेस्ट्रो रोटेटरी था, प्लेन पोलराइज्ड को डेस्ट्रो तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट कराता था, तो वो था आपका प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें जो OH प्रेजेंट था वो था राइट हैंड साइड में। ये इसका OH देखिए राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, और इस ग्लिसरल्डिहाइड का जो प्लस आइसोमर था उसका कॉन्फ़िगरेशन था डी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी के बेसिस पे ग्लूकोज को भी, ग्लूकोज को अगर आप नोटिस करें तो इसका ये नीचे वाला जो पार्ट है, एक मिनट, इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें ये CH2OH लगा है, उसका ये जो नीचे वाला जो लोएस्ट पार्ट है ये बिल्कुल रिसेंबल कर रहा है इस ग्लिसरल्डिहाइड से। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड के राइट हैंड साइड में OH है तो इसको क्या बोला, डी बोला। तो ऐसे ही ग्लूकोज के जो राइट हैंड साइड में OH है तो उसको भी क्या बोला, डी बोला। तो वो प्लस डी ग्लूकोज, उसका नॉमेनक्लेचर किसके बेसिस पे हुआ है, ये हुआ है आपका ग्लिसरल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। ठीक है, नाउ it means that when its structure formula is written on the paper, the specific convention which you have studied in higher classes, मतलब इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मतलब जो भी जितना इतना ही है इसमें कि जो OH ग्रुप अगर ये राइट हैंड साइड में लाई करता है तो आप क्या कहेंगे, रिलेटेड टू डी प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। और इसी की बेसिस पे ग्लूकोज का जो लोएस्ट पार्ट है, ग्लूकोज का ये देखिए आप नीचे वाला जो लोएस्ट पार्ट है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके लोएस्ट पार्ट से बिल्कुल एकदम से मैच करा के रख दिया गया है। इसमें OH आपका राइट हैंड साइड में था, इसमें भी OH आपका राइट हैंड साइड में है, मतलब क्या है आपका डी कॉन्फ़िगरेशन है। ये आपका क्या है, डेस्ट्रो रोटेटरी था तो यहाँ पे प्लस है, ये भी आपका डेस्ट्रो रोटेटरी है तो यहाँ पे प्लस है, तो ये डी प्लस ग्लूकोज हो गया जिसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, नाउ तो ये तो हो गया आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात। इस स्ट्रक्चर को याद कैसे रखा है, आप जैसे भी आपको याद हो तो ठीक है, वरना मैंने कैसे याद रखा है, OH आपका जो है वो राइट हैंड साइड में है तो उसे क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस। तो मैं नीचे से ऊपर चलूँगी, मतलब CH2OH से ऊपर की तरफ जाऊँगी तो प्लस प्लस माइनस प्लस। तो हमेशा क्या याद रखते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस प्लस मुझे याद है। और आप कहाँ से चलेंगे, नीचे से, क्योंकि नॉमेनक्लेचर एकदम से लोएस्ट कार्बन का ही है, लोएस्ट कार्बन एटम का नॉमेनक्लेचर है, तो नीचे से ही आप स्टार्ट करेंगे और नीचे से प्लस प्लस माइनस प्लस, मतलब नीचे OH राइट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट हैंड साइड में। तो इस टाइप से क्या होगा कि आपके जो 4 कार्बन है वो चारों कार्बन पे OH का जो ओरिएंटेशन है वो आप इस तरीके से माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका अपना कोई ट्रिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको दिमाग में रखिए। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर 1, ये ओपन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का।
ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जब कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं पता था तो एक्सपेरिमेंट्स करके इसको राइट डाउन करना ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करके इसके OH का ओरिएंटेशन बताना वो भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि ओपन स्ट्रक्चर बहुत ही कम ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपका ओपन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहते हैं, जिसमें ओपन स्ट्रक्चर बहुत ही कम होता है, 0.02% ही होता है केवल। ठीक है, तो अब इसका ऐसा क्या प्रॉपर्टीज एनालिसिस की गई जिसकी बेसिस पे ये पता चला कि इसका ओपन स्ट्रक्चर से बात नहीं बन रही है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को कौन कौन सी चीज़ों ने जस्टिफाई किया वो आगे देखते हैं। देखिए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी ग्लूकोज डज नॉट गिव सिप्स बेस्ड टेस्ट। सिप्स टेस्ट जो होता है, सिप्स टेस्ट में क्या होता है कि आपका एक सिप्स रिएजेंट होता है, वो रिएजेंट अगर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अगर रिएक्ट करता है तो मजेंटा कलर देता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उस कॉम्प्लेक्स का कलर जो होता है वो मजेंटा कलर होता है। ठीक है, तो अब आपका अगर ग्लूकोज है और उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है जैसा ओपन फॉर्म में दिखाया जा रहा है, तो इसको ये सिप्स टेस्ट भी देना चाहिए था, पर इसने सिप टेस्ट नहीं दिया। मतलब इससे कहीं ना कहीं ये प्रूव हुआ कि इसमें जो CHO ग्रुप है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल होता तो उसको ये टेस्ट देना चाहिए था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा कि जो ओपन स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसका कोई और स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट होता है। फिर इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। अब NaHSO3 क्या है, जैसे HCN के साथ एडिशन दे रहा था वैसे अगर NaHSO3 के साथ देख रहे थे तो ये एडिशन नहीं दे रहा था। मतलब CHO ग्रुप फ्रीली अवेलेबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो पंगा है जिसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। देखिए, हाइड्रोक्सिलामीन अभी हमने देखा NH2OH, जस्ट अभी हमने देखा कि CHO ग्रुप क्या हो रहा था, इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्जाइम का फॉर्मेशन कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वही अगर उस ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट बन जा रहा है, पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसिटेट कैसे बना था, आप एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्ट करा था तो जो OH ग्रुप थे, जितने भी OH ग्रुप थे वो सारे के सारे एसिटेट ग्रुप वहाँ पे कनेक्ट हो गया था, OCO-CH3 ग्रुप वहाँ पे कनेक्ट हो गया था, पेंटा एसिटेट बन गया था। अब ये जो पेंटा एसिटेट है ग्लूकोज का, ये तो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट कर रहा था लेकिन उसका पेंटा एसिटेट उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसने बताया कि जो CHO ग्रुप है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसने ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म कर दी। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है पेंटा एसिटेट जो है, ये पेंटा एसिटेट जो है वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ टेस्ट क्यों नहीं देता है, ये क्वेश्चन आपसे जी में पूछा गया है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि अभी हम आगे जब क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है तब अच्छे से बता दूंगी आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहती हैं और ओपन फॉर्म बहुत ही कम 0.02% होती है और साइक्लिक फॉर्म आपकी 64-36 मतलब अल्फा बीटा भी आप आगे देखेंगे ऐसे रहती है। तो पेंटा एसिटेट जब साइक्लिक फॉर्म में पेंटा एसिटेट बनता है तो वहाँ पे जितने भी OH थे सारे के सारे यूज हो गए, एसिटेट बना लिए। CHO ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है साइक्लिक फॉर्म में, तो इस वजह से वो ऑक्साइम के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो क्या कारण है कि साइक्लिक फॉर्म में आपका CHO ग्रुप फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से उसने ऑक्साइम नहीं बनाया। तो इसी ने प्रूव किया कि फ्रीली CHO प्रेजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन यही था कि क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, तो वो अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये दो बातें हो गई, 3 टेस्ट ने बताया कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद क्या हुई कि ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। जो ग्लूकोज वगैरह इसका जब क्रिस्टल फॉर्मेशन किया गया तो ये 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइट फॉर्म्स मिली इसकी, 2। ठीक है, एक को बोला गया अल्फा, एक को बोला गया बीटा। ठीक है, तो एक का क्या है अल्फा ग्लूकोज, एक का है बीटा ग्लूकोज। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, अलग थी। जैसे अगर हम अल्फा फॉर्म की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट था आपका 419 केल्विन। ठीक है, वही अगर हम बीटा फॉर्म की बात करते हैं, अगर हम is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at this temperature। वही अगर बीटा फॉर्म की बात करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट था आपका
सॉरी 423 केल्विन। तो अगर ग्लूकोज है और एक ही स्ट्रक्चर है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग क्रिस्टल्स मिल जाए और उनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो। अगर दो अलग अलग क्रिस्टल्स बन रहे हैं इसका मतलब है कि ये जो है वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और यही आपका क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में रहता है। देखिए ये क्या है आपका ओपन फॉर्म, ये आपका ओपन फॉर्म है, ठीक है। अब ओपन फॉर्म को आप क्लियरली देख चुके हैं कि एक तो CHO ग्रुप है और 5 आपके OH ग्रुप हैं। एक OH आपका क्या है प्राइमरी अल्कोहल है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा जो 4 आपके सेकेंडरी OH ग्रुप हैं उनको फिशर ने कैसे ओरिएंटेशन करना बताया, प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे बताया फिशर ने कि ये इस टाइप से ओरिएंटेड रहेंगे। अब क्या हुआ, साइक्लिक फॉर्म कैसे बना होगा इसका, ये जो C5 मतलब 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप है, ये देखिए एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में OH भी प्रेजेंट है, CHO भी ग्रुप प्रेजेंट है। अब OH है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और CHO ये कार्बोनिल का जो कार्बन है, ठीक है, इस पे आपका जो OH ग्रुप है वो ईजिली उसका ऑक्सीजन अटैक कर सकता है। तो इसका जो C5 5वें कार्बन वाले ने क्यों किया, क्योंकि अगर चौथा कार्बन वाला करता तो क्या होता, फिर 4 मेंबर्ड बनता, 4 मेंबर्ड अनस्टेबल होता है तो 6 मेंबर्ड बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन भी बीच में आएगा, इंसर्ट होगा ऑक्सीजन भी। तो 5वें कार्बन ने अगर किया और ऑक्सीजन को इंसर्ट किया तो टोटल 6 मेंबर्ड रिंग बनी जो स्टेबल है, ठीक है। इसलिए 5वें कार्बन पे जो OH था उसने अटैक कर लिया CHO पे और इस टाइप से क्या किया साइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये तो आपका साइक्लिक फॉर्म हो गया। साइक्लिक फॉर्म की 2 फॉर्म बताइए, एक अल्फा और एक बीटा। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस एक CHO पे है। ये जो CHO है अभी यहाँ पे कार्बन क्या है आपका sp2 है, मतलब प्लेनर है। तो प्लेनर है तो यहाँ पे क्या है दोनों टाइप से अटैक हो सकता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्लेनर है तो इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी अटैक हो सकता है। मतलब एक बार OH अगर लेफ्ट में जाएगा तो एक बार OH आपका राइट में जाएगा। तो ये जो C1 कार्बन है, ये जो C1 कार्बन है जिस पे एक बार OH लेफ्ट में एक बार OH राइट में होने पर दो डिफरेंट क्रिस्टल्स बन रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा, दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिल जा रहे हैं जिनके क्रिस्टल्स अलग हैं, दो डिफरेंट फॉर्म्स मिल जा रही हैं। इस कार्बन को, इस C1 कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन और इन्हें क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा को इन्हें बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। किसकी वजह से, C1 कार्बन की वजह से। और ये क्वेश्चन जी का है कौन सा कार्बन है, तो उसमें C1 C2 C5 सारे कार्बन नंबर्स दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि C1 कार्बन पे CHO प्रेजेंट था जिसपे C5 कार्बन के OH ने अटैक किया, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन किया। अब C1 पे अटैक हुआ है तो उस पर ही नया OH बन रहा होगा और वो या तो लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा जिसकी वजह से अल्फा बीटा हो गए, ठीक है। तो ये C1 जो है वही आपका एनोमेरिक कार्बन है और अल्फा बीटा आपके क्या हो गए, एनोमर्स हो गए, ठीक है। तो C1 जरूर याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्या आपकी साइक्लिक फॉर्म की। अब साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाएंगे आप, साइक्लिक फॉर्म बनाने का तरीका देखते हैं। अब हमें बनानी है इसकी साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता चली कि हमारा जो ग्लूकोज है उसमें टोटल 6 कार्बन्स हैं, ठीक है। हमने 6 कार्बन्स रखने का सोचा। पहला आपका CHO ग्रुप है, एक आपका प्राइमरी अल्कोहल है, हमने ये आपके 2 कार्बन को यहाँ हटा दिया, टोटल 4 कार्बन बचे। 4 कार्बन को आपने इस टाइप से लिख लिया, ठीक है, सिंपल 4 कार्बन इस टाइप से आपके पास आ गए। अब मैंने आपको बताया आगे कि OH कैसे लगेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे आपने क्या किया OH लगा लिए। तो ये स्ट्रक्चर आपने ओपन स्ट्रक्चर बना लिया। अब ओपन स्ट्रक्चर जब बना और जब इसका क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, जो C5 वाला आपका जो O था ये इंसर्ट होगा इसके साथ, इस टाइप से क्या बनेगा, देखिए आप देखिए 1 2 3 4 5 तो कार्बन इन्वॉल्व है और एक आएगा ऑक्सीजन, टोटल 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो टोटल 6 मेंबर्ड रिंग हैविंग 1 ऑक्सीजन एटम उसे बोलते हैं पायरेन बोलते हैं। तो अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है ये बिल्कुल पायरेन जैसा बनने वाला है, मतलब उसमें 5 कार्बन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, 6 मेंबर्ड रिंग होगी, मतलब ये पायरेन जैसा बनेगा। और ये किसकी बात हो रही है, ग्लूकोज की, ग्लूकोज शुगर है तो इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया पायरोनोज स्ट्रक्चर बोला गया, ठीक है। तो जो भी अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा को क्या बोला गया, एनोमर्स, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको बोला गया पायरोनोज स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर था साइक्लिक स्ट्रक्चर ये सबसे अच्छा
मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई हैवर्थ स्ट्रक्चर। हैवर्थ स्ट्रक्चर के थ्रू इसको सबसे अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और ये आपके हैवर्थ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ओपन फॉर्म किसने दी थी? फिशर ने, और ये आपके हैवर्थ स्ट्रक्चर हैं। ये नाम जरूर याद रखना, कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब नाम दे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आप ड्रॉ किस टाइप से करेंगे, इसको ड्रॉ करने का तरीका देखिए। आपको सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है और उसमें एक रहेगा ऑक्सीजन इंसर्ट, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है और एक रहेगा ऑक्सीजन आपका इंसर्ट। C1 वो कार्बन था जिससे एनोमर्स बने हैं, मतलब आपका ऑक्सीजन के जस्ट बगल में, क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट बगल में क्यों, क्योंकि इस मान लो C1 पे ही तो CHO था, उस पे ही OH ने अटैक किया था, तो C1 के पास में ही तो आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस C1 पे ही अल्फा बीटा बनेंगे, तभी तो उनको एनोमर्स बोलेंगे। तो इस पे C1 पे ये OH है, ये अल्फा बीटा बनाएंगे, ठीक है। तो इसको C1 कार्बन को छोड़ दो अभी, उसके अलावा C1 को छोड़ दो, उसके अलावा C6 वाला CH2OH इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल साइक्लिक रिंग से बाहर ही है, क्योंकि आप देखेंगे तो रिंग तो इनके बीच में ही बन गई, ये तो आपका साइक्लिक रिंग से बाहर रह गया CH2OH, ठीक है। अब देखिए तरीका, जो ट्रिक है वो क्या है। एक टर्म होता है राइट डाउन, राइट डाउन मतलब नीचे लिखो, राइट डाउन करो, ठीक है। तो जो राइट है, लिखना वाला राइट है, उसको राइट मतलब सीधा वाला राइट मान लेते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन मतलब डाउन कौन जाएगा? राइट। तो जो OH आपका, एक मिनट, लेट मी क्लीन दिस, जो OH आपका राइट में है वो डाउन होगा और जो आपका लेफ्ट में है वो अप होगा, ठीक है। तो जो OH आपका राइट में है उसे आप डाउन लिख दीजिए। तो देखिए नंबरिंग से करते हैं, मैंने कैसे बताया था, मैं तो नीचे से स्टार्ट किया है, प्लस प्लस माइनस प्लस। तो ये आपका C6 है, तो ये आपका नीचे वाला हो गया, ठीक है। C6 के बाद ही तो आपका C5 आया था, ठीक है। तो C5 से आप स्टार्ट करेंगे, तो ये प्लस, एक प्लस आपका वो OH है जो साइक्लिक फॉर्म में चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस मतलब OH राइट में, तो ये OH नीचे आ गया, फिर माइनस मतलब OH ऊपर चला गया, फिर प्लस मतलब OH नीचे आ गया। तो इस टाइप से आप इस हैवर्थ स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो C1 है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एनोमेरिक कार्बन है, उस पर आपका अल्फा बीटा बनेंगे। तो अल्फा बीटा कैसे बनेंगे? अगर ये OH नीचे होता है तो उसे अल्फा बोलते हैं, अगर ये OH ऊपर होता है तो उसे बीटा बोलते हैं। अभी आप जब इसका चेयर फॉर्म देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि OH अगर आपका इक्वेटोरियल पे होता है तो उसे बीटा फॉर्म बोलते हैं, और इक्वेटोरियल पे OH होने का मतलब है कि वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो भी बल्की ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पे एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बीटा फॉर्म इसका ज़्यादा स्टेबल है। तो बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बीटा फॉर्म में जो OH है वो आपका इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए जो परसेंटेज मैंने आपको बताया कि ओपन फॉर्म केवल 0.02%, बीटा फॉर्म आपका आई थिंक 63% के आसपास होता है और ये आपका 36 के आसपास होता है। तो बीटा फॉर्म आपका ज़्यादा परसेंटेज में है। अब जब भी कोई भी 2-3 स्ट्रक्चर एक साथ इक्विलिब्रियम में है और एक बहुत कम मिल रहा है और एक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा मिल रहा है जैसे आपका बीटा फॉर्म बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है, मतलब वो स्टेबल होगा, तभी तो इतना ज़्यादा बन रहा है। तो इससे प्रूव हुआ कि वो जब इतना ज़्यादा मिल रहा है, 63% के आसपास मिल रहा है, मतलब वो स्टेबल फॉर्म है। और कोई भी फॉर्म स्टेबल कब होगी? जब उसमें हिंड्रेंस वगैरह ना हो। तो जो चेयर फॉर्म था उसमें अगर OH अगर इक्वेटोरियल पे जाएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। सिंस बीटा स्टेबल है इसलिए उसका OH इक्वेटोरियल पे है। इक्वेटोरियल पे होने का मतलब है इसमें OH आपका हैवर्थ स्ट्रक्चर में ऊपर है, ठीक है, और इसमें नीचे है। तो अल्फा कार्बन की बात खत्म हो गई। अल्फा कार्बन की बात खत्म होने के बाद आपका जो C6 है उसकी आपको बात करनी नहीं है, वो तो रिंग से भारी था। नीचे से मैंने स्टार्ट किया था प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस और ये आपका प्लस, ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। प्लस माइनस का कंसेप्ट मैंने बताया। प्लस कब देते हैं? जब OH आपका राइट हैंड साइड में होता है। OH राइट हैंड साइड में होने का मतलब है राइट डाउन, मतलब जो राइट में है वो डाउन जाएगा, नीचे जाएगा। तो इस टाइप से आप इसका हैवर्थ स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी ग्लूकोज की अभी NCERT के अकॉर्डिंग तो बात खत्म हो गई है। इसके क्वेश्चंस में जितना भी इसके क्वेश्चंस में थ्योरी पार्ट आता जाएगा, अगर NCERT से बाहर भी आएगा जी के क्वेश्चंस में, तो मैं उसको क्वेश्चंस के साथ ही कवर करा दूंगी। तो ग्लूकोज वाला पार्ट आपका खत्म हुआ है। अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज।
अब फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज ऑल्सो हैज मॉलिकुलर स्ट्रक्चर C6H12O6, इसका भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो जैसे ग्लूकोज का हिट एंड ट्रायल करके स्ट्रक्चर निकाला गया, उस टाइप से फ्रक्टोज का भी निकाला गया, ठीक है। और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से मिला। अब इसमें क्या डिफरेंस है आप देखिए, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि आपको तो दोनों स्ट्रक्चर माइंड में रखने हैं, तो अगर कंपैरिजन रहेगा तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो लोअर पार्ट है, जैसे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस प्लस माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ तक आपके एक दो तीन चार कार्बन तक आपका जो था वो बिल्कुल सेम था। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई कि इसमें CHO ग्रुप था और फ्रक्टोज में CHO ग्रुप नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। फ्रक्टोज में होता है कार्बोनिल ग्रुप, वो कौन सा आपका C डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब कीटोनिक ग्रुप इस वाले पोजीशन पे तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस वाले कार्बन पे आपका कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे आपका क्या हो गया CH2OH। तो इस वजह से सिंस यहाँ पे CHO ग्रुप ना होके CO ग्रुप है और वो है दूसरे वाले कार्बन पे, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है बस ये बदल जाता है, ठीक है। बाकी नीचे वाला जो पूरा है वो सेम ही रहता है, जैसा ग्लूकोज का है वैसा फ्रक्टोज का होगा। अब ये जो फ्रक्टोज है इसका जो प्रॉपर्टी देखा गया तो वो होता है लीवो रोटेटरी, फ्रक्टोज होता है लीवो रोटेटरी, इसलिए यहाँ देखोगे आप ये माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस लिखा हुआ है क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है। ग्लूकोज आपका क्या था डेस्ट्रो रोटेटरी और फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दिस इज लीवो रोटेटरी कंपाउंड डी सीरीज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, दूसरे कार्बन पे, कार्बन नंबर जरूर याद रखना, जो कीटोनिक ग्रुप है वो किस पे है C2 पे है, एंड 6 कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट चेन में ऑल 6 कार्बन्स हैं इन केस, जैसे ग्लूकोज के केस में था। और इसमें क्या है कि ये D सीरीज का ही है पर ये लीवो रोटेटरी है, इसलिए इसका क्या हो गया D माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, फिर से क्लियर कर दूं, D और L उसका कॉन्फ़िगरेशन है और प्लस माइनस उसका नेचर है, ठीक है। प्लस मतलब डेस्ट्रो रोटेटरी, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी। ये तो बात हुई कि आपका ओपन स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से है और इस टाइप से जो है ग्लूकोज से है वो मैच करता है। बस अंतर क्या है कि ग्लूकोज में आपका CHO ग्रुप था, इसमें आपका C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए नाउ, अब फ्रक्टोज जो है इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म, ये भी 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला है आपका अल्फा और दूसरा है आपका बीटा, इसकी साइक्लिक फॉर्म। अब इसकी साइक्लिक फॉर्म कैसे बनी होगी उसको एक बार देखते हैं। ये था इसका आपका जैसे ओपन स्ट्रक्चर, इसमें भी आपका C5 कार्बन को क्या करना है अटैक करना है, ठीक है। अब C5 कार्बन ग्लूकोज के केस में C1 पे अटैक कर रहा था तो वो टोटल 6 कार्बन हो गए थे, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग हो गई थी जिसमें एक बीच में ऑक्सीजन था। पर इसमें तो वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा, इसमें जो ग्रुप OH को अटैक करेगा वो इसमें कार्बोनिल पे करेगा जो C2 पे है। तो जब C2 पे अटैक होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका C2, C3, C4, C5, मतलब टोटल 4 तो कार्बन इन्वॉल्व है और एक ऑक्सीजन बीच में घुसेगा, मतलब ये बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग। क्या बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग, और 5 मेंबर्ड रिंग हैविंग ऑक्सीजन इसे बोलते हैं फ्यूरेन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्यूरनोज। आई थिंक कहाँ पे यहीं पे लिखा होगा, ये देखिए, इसको बोलेंगे फ्यूरनेज। वो क्या था आपका पायरोनेज, ये था आपका फ्यूरनेज, और किस बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। अब स्ट्रक्चर आप देखिए, कार्बोनिल जो है C डबल बॉन्ड O ये भी sp2 है, मतलब ये भी प्लेनर है, इसमें भी 2 साइड से अटैक पॉसिबल है। तो इसमें भी एक बार OH लेफ्ट में चला जाएगा, एक बार OH राइट में चला जाएगा। तो इसमें भी इस बेसिस पे क्या बनेंगे अल्फा बीटा बनेंगे, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है कि अल्फा बीटा किस टाइप से होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में इसमें स्ट्रक्चर दे दिया था, जैसे ये अल्फ़ा और बीटा का स्ट्रक्चर है। अगर आपको नहीं पता होगा कि ये अल्फ़ा बीटा का स्ट्रक्चर क्या है तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि अल्फ़ा फॉर्म दिया है या फिर बीटा फॉर्म दिया है, ठीक है। नाउ अब देखिए इसको याद करने का तरीका, जैसे ट्रांस शब्द आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। जब ग्रुप अपोजिट, जब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो वो ट्रांस होता है, अगर सेम साइड होते हैं तो वो सिस होता है, ठीक है। तो ट्रांस में A आ रहा है, और A अल्फ़ा में भी आता है।
तो जब आपका ये जो ग्रुप, जैसे इसमें इस कार्बन पे देखो तो ये पहला CH2OH ग्रुप, और इस वाले कार्बन में OH ग्रुप, इसका पहला ग्रुप हायर प्रायोरिटी ग्रुप CH2OH है, और इस कार्बन का हायर प्रायोरिटी ग्रुप आपका OH है। तो जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक एक नंबर वाले अपोजिट है, मतलब ट्रांस हैं, तो वो है आपका अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा फॉर्म है। और जब ये दोनों आपके सिस हैं तो वो आपका बीटा फॉर्म है। तो ट्रांस में ए आ रहा है, ए फॉर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में आपका जो एक एक नंबर वाले हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो हैं, इसमें आपका CH2OH है और इसमें आपका OH है, ये दोनों ट्रांस हैं, इसलिए वो अल्फ़ा में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर किस टाइप से है। अब ये कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसका कराया भी है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, मैं आगे अभी आपसे डिटेल में उस पर बात भी करूँगी। एक बार मैं इसका ट्रिक बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर आप भूल भी गए हैं और अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, हम स्टार्ट किससे करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड ही बेस है, उसकी बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर हुआ है। तो D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, CHOH CH2OH CHO, मतलब एक है इसमें कायरल कार्बन, उस कायरल कार्बन से 4 ग्रुप लगे होंगे, जिसमें एक लगा है CHO ग्रुप, एक लगा है CH2OH ग्रुप, एक है H और एक है OH, ठीक है। अब बात हो रही है D की, और वो भी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड की। तो D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब है कि जो OH ग्रुप है उस कायरल कार्बन पे वो राइट हैंड साइड होगा, तभी तो वो D होगा, क्योंकि वो राइट हैंड साइड होगा। तो OH ग्रुप आप इसमें देखेंगे राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, तो आप D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला तो स्ट्रक्चर तो आप लिख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको दिमाग में रखना है क्या, गेट, GET, ठीक है, G फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड जो ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब E और T मतलब इरिथ्रियो और थ्रियोस जो अभी ड्राइव होने वाले हैं G से। कैसे ड्राइव होंगे, G क्या है आपका, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आपको क्या करना है, केवल एक कार्बन बढ़ाना है, केवल एक कार्बन बढ़ाना है और उस पर H और OH बढ़ाना है, ठीक है। एक कार्बन बढ़ता जाएगा जिसपे H और OH है, मतलब एक कायरल कार्बन बढ़ रहा है और उस पे H और OH आना है। अब कहाँ पे आएगा H, कहाँ पे आएगा OH, वो देखते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले क्या है, हम राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, मतलब ये G है, G के हम किधर चले, लेफ्ट में चले, और यहाँ पे हम G के राइट में चले। अब देखिए, हम देखेंगे राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू H, विद रिस्पेक्ट टू H, यहाँ पे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे तो H आपका लेफ्ट में जाएगा, अगर हम राइट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे तो आपका वो H राइट में जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड का पता है, हमें D ग्लिसरॉल्डिहाइड का पता है, ये सारे के सारे D फॉर्म के ही हैं, तो मैं बार बार D नहीं बोलूँगी। मुझे ग्लिसरॉल्डिहाइड का मालूम है, अब हमको E और T का पता करना है, मतलब इरिथ्रियोस का और थ्रियोस का पता करना है। तो गेट में पहले E आया फिर T आया, तो E क्या है आपका, लेफ्ट में है, तो इसमें जो नया COH लगेगा उसमें H लेफ्ट में जाएगा और इसमें H राइट में जाएगा। तो इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अब देखिए, अब आगे की जो चेन चलेगी वो चेन इससे चलेगी। अब G को छोड़ दो, अब G का काम खत्म। अब E और T की ब्रांचेज होंगी, तो गेट रेक्सल, जैसे रिलैक्स बोलते हैं ना, तो रिलैक्स ना बोल के रेक्सल, RAXL, ठीक है। गेट रिलैक्स बोलते हैं, रिलैक्स ना बोल के आपको RAXL रेक्सल बोलना है, अपने तरीके से रिलैक्स को बोल दो। अब देखिए, स्टार्ट करेंगे हम E से, हमें अब 4 मिलने वाले हैं। एक मिलने वाला है R फॉर राइबोज, A फॉर एराबिनोज, X फॉर जाइलोज और L फॉर लाइजोज, ठीक है। ये मिलने वाले हैं हमको 4। तो अब E से ड्राइव होंगे, मतलब इरिथ्रियोस से ड्राइव होंगे। अब इरिथ्रियोस के 2 पार्ट करो, जैसे G के 2 पार्ट किए थे ऐसे E के 2 पार्ट करो। तो E के जो आप लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट में H हो गया, ये क्या है, पहला आपका R हो गया राइबोज। फिर E के राइट में, मतलब H राइट में चला गया, नया जो कार्बन, एक कार्बन ऐड हो रहा है उस पर H और OH होंगे। अगर वो H आपका लेफ्ट में है तो राइबोज हो गया, H आपका राइट में है तो एराबिनोज हो गया। ये 2 ड्राइव हो गए। अब आपको T से ड्राइव करना है, T से भी 2 ड्राइव होंगे, पहला लेफ्ट में और दूसरा राइट में। तो लेफ्ट वाला क्या हो गया, X हो गया और राइट वाला L हो गया।
ये आपने चार्ट ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद, वैसे इसके बाद वाला पूछा नहीं जाता है, इतना ही पूछा जाता है क्योंकि राइबोज कई बार पूछा जाता है। राइबोज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, राइबोज काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो राइबोज का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो सिंपल आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड पता है, सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं, हाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड अगर आपको पता है तो गेट रेक्सल आपको याद होगा, तो जी से ई पता कर लोगे और ई से आर पता कर लोगे। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जी जाओ, जी पे हमें पता है, जी से आप ई पे आ जाओ, ई आपका क्या है जस्ट एच लेफ्ट में होगा, ई से आपको चाहिए आर मतलब सबसे लेफ्ट वाला, ई के लेफ्ट वाला मतलब नया कार्बन पे एच जो है वो लेफ्ट में लगा दो। इस टाइप से आप राइबोज को पता कर लेंगे, जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके आगे वाला जो क्या है, ट्रिक क्या है, ऑल एल्ट्रोज ग्लैडली मेक गम इन जेंट टैंक, मतलब एक बहुत बड़ा सा टैंक है जिसमें गम बना रहे हैं हैप्पीली। जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी एल्ट्रोज उसका नाम है, अगर वो गम बना रहा है एक बड़े से टैंक में तो बहुत हैप्पीली काम कर रहा है, तो वो उसके ऊपर ये बनाया गया है। तो आप इनका जब RAXL का भी जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको ये मिलते चले जाएंगे, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद है और आप यहाँ से क्लियरली मैच कर सकते हैं। देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब मैनोज क्या है, मैनोज पे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आएगा तब मैं कराऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं मैनोज क्या है आपका, ये आपका C2 इपमर होता है। इपमर क्या होता है आगे बताएंगे, चलिए इसे कॉम्प्लिकेटेड ना करते हैं, हम आगे आपको इसमें प्रोसीड करते हैं। तो हम फ्रक्टोज पढ़ चुके हैं, हम ग्लूकोज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ये हैं जो मैं अल्फा बीटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर ये हैं। एक बार फिर से अगर रिकॉल करना हो तो ये इसका ओपन फॉर्म था जहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस था, और इस तरीके से इसमें किस तरीके से ड्रॉ किया है, 6 कार्बन से आप नीचे की तरफ आएंगे, मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से ही आप फ्रक्टोज को भी ड्रॉ कर लेंगे। दोनों को डिटेल में बता चुकी हूँ। अब इसके बाद हार्वर्थ स्ट्रक्चर, हमने ओपन स्ट्रक्चर देख लिया, हार्वर्थ स्ट्रक्चर देख लिया, ये चेयर फॉर्म है। एक बार इसकी चेयर फॉर्म और देख लेते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा कभी कभी चेयर फॉर्म में भी वो ड्रॉ करके दे देते हैं, या फिर ड्रॉ करने के लिए करेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह पूछ लेते हैं। तो अल्फा बीटा को जब आप अल्फा बीटा को ड्रॉ कर रहे होंगे चेयर फॉर्म में, तो आपको अल्फा बीटा में क्या याद रखना पड़ता है, आपको OH जो C1 कार्बन पे जो OH है वो पता करना पड़ता है कि ऊपर है या नीचे है, ठीक है। तो आप देखिए अल्फा फॉर्म में जो OH है वो एक्सियल पे है, ये जो होती हैं इन्हें आप एक्सियल बोलते हैं, और ये आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। बीटा फॉर्म में OH है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसका डिटेल मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, और चेयर फॉर्म में OH अगर इक्वेटोरियल पे होगा तो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बीटा फॉर्म ये है, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले पीछे बताया। अब देखिए इनको ड्रॉ भी कैसे करते हैं, जो डाउन साइड होता है हार्वर्थ स्ट्रक्चर में जो OH डाउन थे वो यहाँ डाउन आएंगे, देखिए ये डाउन है, ये डाउन है, ये अप है, दिस इज अप, देखिए दिस इज अप, जो ऊपर जा रहा है वो अप है, जो नीचे आ रहे हैं वो डाउन है। तो हार्वर्थ स्ट्रक्चर में जो डाउन थे वो यहाँ डाउन आएंगे, और जो वहाँ अप थे वो यहाँ पे अप जाएंगे, ठीक है। अगर अपनी ट्रिक से देखें, अगर हम अपनी ट्रिक से देखें तो अपनी ट्रिक में क्या था, अपनी ट्रिक में था प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और ये C6 था, इससे हम स्टार्ट कर रहे थे, तो C5 पे क्या था आपका प्लस था, तो वो तो प्लस हो गया क्योंकि वो OH यूज हो गया था। उसके बाद प्लस, प्लस मतलब OH राइट हैंड साइड में, राइट डाउन मतलब राइट वाला जो OH है वो डाउन जाएगा, मतलब ये देखिए डाउन आ गया, ठीक है। फिर माइनस, OH ऊपर चला गया, फिर डाउन मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस फिर से डाउन। तो आप अपनी ट्रिक से भी बना सकते हैं, चाहे देखिए ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आपको कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ओपन फॉर्म नहीं पता, आप क्लोज फॉर्म पता कर रहे हैं, नहीं पता कर पाएंगे। ओपन फॉर्म पता होना चाहिए, फिर हार्वर्थ स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। हार्वर्थ स्ट्रक्चर से आप इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको ओपन फॉर्म से भी डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, सेम ट्रिक से कि उसमें जो राइट हैंड साइड में होंगे वो यहाँ डाउन आएंगे और जो लेफ्ट में होंगे वो अप आएंगे, ठीक है। उससे भी आप इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। अब जितना भी क्वेश्चन अभी तक का जो थ्योरी कवर किया है उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट, चार्जिंग चल रही है ना, एक्चुअली चार्जिंग बहुत ज़्यादा, चार्जर गर्म हो जा रहा है जिसकी वजह से ग्लिच आ जाता है, इसमें प्रॉब्लम होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स फॉर एल्डोज
विद कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो। देखिए आपको 4 स्ट्रक्चर दे दिए हैं उन्होंने ABCD, ठीक है। ABCD के उन्होंने यहाँ पे नाम दे दिए हैं, आपको बताना है कि रेस्पेक्टिवली इनके नाम क्या हैं। तो जो ये टेबल मैंने अभी आपको बताई थी ना, अब ये क्वेश्चन कब का है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। बताइए, नीट 2016 का क्वेश्चन है, अगर आपको ये टेबल पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहला पॉइंट जो आपको करना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है। 4 कार्बन होने का मतलब है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन थे, जिसमें एक था कायरल कार्बन, एक CHO ग्रुप लगा था और एक आपका CH2OH ग्रुप लगा था, तो 3 कार्बन थे। 3 कार्बन से आपको 4 कार्बन वाला पूछ लिया है, मतलब हमको केवल एक स्टेप चलना है, हमको गेट ही पता करना है, GET, ठीक है। तो G आपको पता है, उससे आप E बना लेंगे, उससे आप T बना लेंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आपका E बन जाएगा, ये आपका T बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि लोग इरिथ्रियोस को और थ्रियोस को डायरेक्ट याद रखते हैं। जो लोग हैं वो इरिथ्रियोस को और थ्रियोस को डायरेक्ट याद रखते हैं, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर में आ जाता है, ठीक है। जब भी 4 कार्बन रहते हैं तो उसके नोमेनक्लेचर में इरिथ्रियोस और थ्रियोस डायरेक्ट आ जाता है। तो जब भी आपका ये जो ग्रुप है, जो सेम ग्रुप है, अगर सेम साइड होंगे, यहाँ देखो दोनों OH आपके सेम साइड हैं, राइट हैंड साइड में है, तो ये आपका क्या होता है, E होता है, इरिथ्रियोस। अगर ये अपोजिट साइड होते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, थ्रियोस। मैंने दोनों तरीके से बताया, चाहे ये टेबल वाली ट्रिक से निकाल के देख लो, चाहे अपना डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि इरिथ्रियोस और थ्रियोस को लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, ठीक है। अगर सेम साइड है तो इरिथ्रियोस, अपोजिट साइड है तो थ्रियोस, ठीक है। तो ये तो हो गया तरीका। अब देखिए, अब अपने स्ट्रक्चर्स पे एक बार फोकस करते हैं। इसमें दोनों OH सेम साइड हैं, मतलब जो A वाला होगा वो दोनों OH सेम साइड होने का मतलब है कि वो इरिथ्रियोस होगा, ठीक है। तो इरिथ्रियोस के ऑप्शन देखते हैं, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। चलो इरिथ्रियोस में तो काफ़ी ऑप्शन है। B पे आते हैं, दोनों OH आपके अपोजिट साइड है, मतलब ये थ्रियोस है। तो थ्रियोस वाला एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसमें भी तीनों थ्रियोस हैं। चलो कोई बात नहीं। तो अब आगे और देखते चलते हैं। 2 तक हम पता कर लिए, थ्रियोस और इथ्रियोस पता कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं D और L, उससे एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। D मैंने क्या बताया था, D बताया था कि जो लोएस्ट कार्बन है, लोएस्ट कार्बन मतलब लोएस्ट कायरल कार्बन, मतलब CH2OH को मत देखने लग जाना, लोएस्ट कायरल कार्बन को देखना है। उस पर जो OH है वो अगर राइट हैंड साइड में है तो D होगा। इसमें जो OH है ये राइट हैंड साइड में है, मतलब ये A वाला क्या होगा, D होगा, डी इरिथ्रियोस। तो डी इरिथ्रियोस तो केवल इसमें लास्ट ऑप्शन में ही है, उसके अलावा तो कहीं है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, इसमें देखिए OH आपका राइट हैंड साइड में है, मतलब ये जो है वो डी थ्रियोस होगा, करेक्ट है। इसमें देखिए दोनों OH सेम है, मतलब ये इरिथ्रियो है, और OH आपका लेफ्ट में है, मतलब ये एल इरिथ्रियो है, तो एल इरिथ्रियो हो गया, ठीक है। इसमें देखिए अपोजिट साइड है, मतलब थ्रियोज है, और आपका OH जो है वो लेफ्ट में है, मतलब एल है। तो आंसर इसका आपका डी हो गया। सारे ऑप्शंस एकदम से करेक्ट हैं, पूरे नाम इसमें करेक्ट हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका 2014 का नीट का क्वेश्चन है। डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन एंड यील्ड्स एन ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम वुड बी। वो कह रहे हैं कि D प्लस ग्लूकोज अगर हाइड्रोक्सिलामीन मतलब NH2OH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर रहा है, उस ऑक्साइम का स्ट्रक्चर बताओ। तो इसमें कुछ नहीं है, डी ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट तो केवल उसका CHO ग्रुप करेगा ना। CHO ग्रुप क्या करेगा, ये ऑक्साइम फॉर्मेशन कर लेगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो रिमेनिंग पार्ट आपके ग्लूकोज का होगा वही रिमेनिंग पार्ट आपके उसके ऑक्साइम का होगा, ठीक है। तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए आप यहाँ पे डी ऑप्शन में प्लस प्लस माइनस प्लस, सो आंसर विल बी डी। ये आपके 2014 नीट का क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने डी ग्लूकोज बनाया है, तरीका भी बताया है, प्लस प्लस माइनस प्लस, ऑक्साइम से उसने रिएक्ट किया हाइड्रोक्सिलामीन से, और कार्बोनिल पार्ट जो है वो रिएक्ट कर गया। क्या हुआ कि इसमें ऐसे आपका नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो अटैक करता है, फिर वाटर निकल जाता है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। मैकेनिज्म इस टाइप से है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, डबल बॉन्ड की हटा के NOH रखना है, ठीक है। मैकेनिज्म किस टाइप से होगी, नाइट्रोजन का लॉन पेयर है, कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, फिर क्या होगा कि वहाँ पे OH बन जाएगा, फिर वाटर एलिमिनेट होके डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी क्वेश्चन आपका नीट का है, 2004 का है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? देखिए, अल्फा हो या बीटा हो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स तो दोनों में सेम ही होंगे, ठीक है। तो कायरल कार्बन एक बार चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उन्होंने साइक्लिक फॉर्म बोला है, ऑब्वियस है, अल्फा बीटा फॉर्म बोला है तो साइक्लिक फॉर्म ही होगा, क्योंकि जब साइक्लिक फॉर्म आ गया था तभी अल्फा बीटा बना था, क्योंकि C1 एंडोमेरिक कार्बन उसी टाइम पे बना था, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि ये साइक्लिक फॉर्म की ही बात हो रही है, ठीक है। नाउ अब चेक करते हैं, सबसे पहले इस कार्बन को देखिए, ये भी आपका क्या है, कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप अलग है। ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो वो आपका कायरल कार्बन होगा। ये भी आपका कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। इसमें ऑल 5 कार्बन आपके कायरल हैं, सारे पांचों के पांचों कार्बन क्या हैं, आपके कायरल हैं, ठीक है। तो 5 इसमें कायरल कार्बन हो गए, आंसर विल बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2000 का, और ये जी 2008 का क्वेश्चन है। ये जी 2008 में भी पूछा था कि जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एनोमर्स, दे आर कॉल्ड एनोमर्स। और C1 कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। नाउ ये आपका 2021 जी का क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कस भी कर चुकी हूँ। फ्रक्टोज का नाम क्या है? फ्रक्टोज का नाम क्या था? कीटो हेक्सोनोज। मैं आपको बता चुकी थी कीटो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप था, 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, ये शुगर है तो OSE आ गया, तो आंसर विल बी सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये क्वेश्चन आपका 2020 जी का है, सारे स्टेटमेंट आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे बढ़िया से, तब आप बता पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया। इसी वजह से एक डाउट हुआ था कि अल्फा बीटा मतलब 2 फॉर्म क्यों है, क्योंकि वो 2 क्रिस्टल्स बन गए थे जिनके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग आ रहे थे, ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज गिव्स सिप्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये बात आपका गलत है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। ग्लूकोज क्या करता है, ये सिप्स टेस्ट नहीं देता है एल्डिहाइड के लिए। और यही एक टेस्ट ऐसा था, नॉट एक, इससे भी और भी टेस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया था। इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो ये ओपन स्ट्रक्चर है ना, ये ओपन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि अगर ये ओपन स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट कर रही होती, जो केवल 0.02% ही एग्जिस्ट करती है, अगर ये इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती तो CHO ग्रुप तो प्रेजेंट है। CHO ग्रुप क्या करता, ये जो सिप्स रिएजेंट है इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करके एक अडक्ट बना लेता है जो मजेंटा कलर का होता है, पर ये वो टेस्ट नहीं दे रहा था। टेस्ट ना देने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ओपन फॉर्म में नहीं है, CHO अवेलेबल ही नहीं है, वो क्या हो रहा है, साइक्लिक फॉर्म में यूज हो जा रहा है। इसने प्रूव किया था कि CHO फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक आपका ये था सिप्स टेस्ट वाला, एक आपका NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, एक आपका क्या होता था, पेंटा एसीटेट ऑक्साइम नहीं बना रहा था। तो ये 3 कारणों ने बताया था कि CHO फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर क्या है आपका, आंसर इसमें बी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने बोला है कि ये सिप्स टेस्ट देता है, बल्कि ये सिप्स टेस्ट नहीं देता है, तो आंसर इसमें आपका बी होगा। नाउ सी देखते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्साइम। हाँ बिल्कुल, ग्लूकोज क्या होता है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर लेता है। कौन सी फॉर्म करती है, ओपन फॉर्म। मैंने अभी पीछे आपको बताया, क्योंकि ओपन फॉर्म क्या है, इसमें CHO प्रेजेंट है ओपन फॉर्म में, चाहे थोड़ा सा ही प्रेजेंट क्यों ना हो, पर है। और ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर लेता है। बट अब नेक्स्ट देखिए, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, नहीं रिएक्ट करता है पेंटा एसीटेट, जो मैंने अभी बताया कि इसने बताया था कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये भी कारण था। क्यों नहीं करती है, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म तो बहुत थोड़े से अमाउंट के लिए प्रेजेंट है, लेकिन जब आप इसका पेंटा एसीटेट बनाते हैं तो इसका जो पेंटा एसीटेट है वो ज़्यादातर इसकी साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आगे भी एक बार और आया है, मैंने जहाँ पे इसको लिखा है, देखिए ओपन फॉर्म में अगर आप बात करें, मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ओपन फॉर्म में बात करें तो ये जो OH है ये एसीटेट बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, इस टाइप से 5 एसीटेट बनेंगे, पेंटा एसीटेट हो गया। ये CHO फ्री है तो इसको करना चाहिए, पर क्या होता है कि ये
इसमें तो केवल बहुत कम है, ये इसमें देखिए 64% बीटा फॉर्म, 36% अल्फा फॉर्म। अब इसमें जब आप एसीटेट बनाएंगे पेंटा एसीटेट, तो एक यहाँ से यूज हुआ OH, एक यहाँ से हुआ है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो यहाँ से भी 5 OH यूज हो रही है, पेंटा एसीटेट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे CHO है ही नहीं, CHO अवेलेबल ही नहीं है। तो इस वजह से जो पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है डी स्टेटमेंट। तो इसमें आपका आंसर बी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये जी 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। एक्चुअली मुझे बार बार चार्जिंग का ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बहुत हीट कर रहा है, मैं इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला चेक करिए, ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोनिक एसिड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है क्या। देखिए जब भी आपका ग्लूकोज जो था उसने, आपने जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ उसको ऑक्सीडाइज किया था, तो केवल उसका CHO ग्रुप ही ऑक्सीडाइज हुआ था और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया था। अब आप ये बताइए क्या इसमें साइक्लिक फॉर्म बन सकती है, नहीं बन सकती है, ना ही इसमें एल्डिहाइड है ना ही इसमें कीटोनिक ग्रुप है, तो ये क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म बनाई गई नहीं, तो इसमें क्या है, साइक्लिक फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसका पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ग्लूकोनिक एसिड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, ये तो मोनोकार्बोक्सिलिक है, केवल एक ही COH ग्रुप है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ये जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तब ये 2 COH ग्रुप बन जाते हैं, जो सैक्रिक एसिड है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड नहीं है। तीसरा, ग्लूकोनिक एसिड इज ए पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो रहा है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर इसका हो जाएगा तो आपका सैकरिक एसिड बन जाएगा। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3, नहीं, HNO3 के साथ तो सैकरिक एसिड बन जाता है, ये ब्रोमीन वाटर के साथ। तो आप देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने एक लाइन से उन लाइन को सेट करके कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जी का ही है। द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कितने कायरल कार्बन है आपको बताने हैं। अगर आप ओपन फॉर्म देखें तो इसमें देखिए कायरल कार्बन क्या होता है, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, ठीक है। तो ये देखिए, एक ये हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4। तो साइक्लिक फॉर्म में क्या है, साइक्लिक फॉर्म में तो आपके केवल 4 हैं, है ना, लेकिन सॉरी ओपन फॉर्म में कितने हैं, केवल 4 हैं। लेकिन अगर साइक्लिक फॉर्म की बात करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी डी 4 और 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्वेश्चन जस्ट पीछे भी आया था, उसमें साइक्लिक फॉर्म बना के दे दी थी आई थिंक, या फिर शायद हाँ बीटा बोल दिया था। बीटा होने का मतलब है कि वो साइक्लिक फॉर्म ही है, और साइक्लिक फॉर्म में कितने हैं, 5 हैं। तो आंसर विल बी डी 5। ग्लूकोज ऑन प्रिलोंग्ड हीटिंग विद HI गिव, HI के साथ अगर आप हीट करेंगे ग्लूकोज को तो क्या देगा, ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, 2018 में आया था और मैंने जब पढ़ा रही थी तब भी बताया, N हेक्सेन बना लेता है। और इसने ही ये प्रूव किया था कि आपके जो कार्बन्स है, 6 कार्बन्स है, वो एक लीनियर चेन में, एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने N हेक्सेन का फॉर्मेशन कर लिया। देखिए 1 हेक्सीन भी दिया है, तो देखना यहाँ पे ईन है, ये एल्कीन है, एल्केन नहीं है, और ये क्या है आपका एल्केन है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत हो जाना, देखना कि ANE मतलब एल्केन है, ENE मतलब एल्कीन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए, नॉर्मल हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2006 का क्वेश्चन है, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज रिफर्स टू, बताइए एनोमर क्या है। एनोमर ऑफ ग्लूकोज किस में डिफर होता है, C1 कार्बन पे, C1 कार्बन पे, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। C1 कार्बन को क्या बोलते हैं, इसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और अल्फा बीटा जो बनते हैं एनोमर्स बोलते हैं। सो आंसर विल बी बी, 2006 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितना भी क्वेश्चन उस लेक्चर से था, जितना थ्योरी पार्ट मैंने कवर कराया है, तो वो मैंने सारा आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आगे हम देखेंगे अब डाइसैक्राइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसका जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो भी लेके आएंगे। कुछ क्वेश्चन म्यूटर रोटेशन वगैरह पे भी था, वो पूरा थ्योरी पार्ट हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे,
ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो था वो मैंने एनसीईआरटी के बेसिस से लेके चली हूँ। अब क्वेश्चंस में जो एक्स्ट्रा पूछा जाएगा वो मैं क्वेश्चंस के साथ ही डाल दूँगी, ठीक है। सो आने वाले लेक्चर में, लेक्चर 2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।